नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश गंगुले और मैं नीट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 3rd पाया हूँ और कर्नाटका स्टेट का टॉपर हूँ। नीट में 720 प्रश्न होते मार्क के होते हैं, जिसमें मुझे 715 मिले हैं। 200 प्रश्न होते हैं जिसमें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और 4 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 2 सेक्शन है हर सब्जेक्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के सब 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में 15 प्रश्न होते हैं जिसमें हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। तो अभी सब्जेक्ट वाइज बोलता हूँ। फिज़िक्स जो है ये सबसे कठिन विषय माना जाता है, किंतु ये सच वाकई में ऐसा नहीं है। इस बार फिज़िक्स बहुत ही आसान आया था, बाकी विषयों के साथ कंपेयर करें तो इस साल फिज़िक्स ही बहुत स्कोरिंग था। और फिज़िक्स में क्या मुख्य बात है, ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस। थियरी तो आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं तो फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए और उसे रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऑल द फॉर्मूले शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. You should not have to recollect any formula. You should not have difficulty in arriving at the formula. You should just know the formula and apply it in the question. So question practice is very important. जितने मॉडल्स हो सकते हैं उतने मॉडल से एक्सपोज होना चाहिए। और अगर कोचिंग के लिए आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा बुक लाना चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों और सब मॉडल के क्वेश्चंस कवर हों, ताकि आपको जितना हो सकता है उतना एक्सपोजर मिले और फाइनल एग्ज़ाम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल थोड़ा सा फिजिक्स जैसा ही है, उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है और न्यूमेरिकल्स उतने भी कठिन नहीं होते हैं, पर सब फॉर्मूले आने चाहिए और उसके बाद एप्लीकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी के सब टेबल्स, सब डायग्राम्स सब याद रहना पड़ता है। और अगर ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ढेर सारे प्रश्न होते हैं। इट इज़ लाइक एन एंडलेस ओशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है उतना ही अच्छा है। और केमिस्ट्री कुछ फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में है, उतना भी कठिन नहीं है लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। और इस साल केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी आया था। बात अलग है कि सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही थे, लेकिन एनसीईआरटी का बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। असर्शन रीजन के एक प्रश्न आए थे तो उसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का बहुत रोल था। सब तीनों डोमेन्स में, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन केमिस्ट्री विल बिकम योर फ्रेंड। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी दे ऑलवेज से ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी फर्स्ट। एंड अगर आप थोड़ा ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं तो अच्छा है, कंपलसरी नहीं है, वो बस इसलिए है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएँ और आप अगर हाई लेवल पे प्रिपेयर करते हैं तो नीट के लेवल का पेपर बहुत आसान हो जाएगा। बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के सब स्टेटमेंट पूछे गए हैं, नीट में पहले भी पूछे गए हैं और नीट 2022 में भी पूछे गए हैं। और बायोलॉजी में आपको टाइम बचाना है। आपकी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि बायोलॉजी में आप 20 मिनट या 25 मिनट स्पेंड करते हैं, ताकि आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि फिज़िक्स कभी कभी कठिन हो जाता है जब न्यूमेरिकल्स नए टाइप के होते हैं। तो उसके लिए टाइम बचाना है, जो आप बायोलॉजी के मूलक कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप जस्ट टिक टिक मारते जा सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और एनसीईआरटी के सब लाइंस के साथ थरो हो। माना जाता है कि बायोलॉजी सबसे आसान है, सबसे स्कोरिंग है, लेकिन इस साल बायोलॉजी भी थोड़ा ट्रिकी था। सब विषयों के जैसे ही बायोलॉजी भी ट्रिकी था, क्योंकि ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, असर्शन रीजन आए थे। हालांकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से था, लेकिन उन्होंने ऐसे बनाया जैसे स्कोर करना आसान नहीं होता। थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हुआ और थोड़ा ज़्यादा सोचना भी पड़ा। और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वरना सब बेकार हो जाएगा। अगर आप बस पढ़ते रहते हैं तो सब बेकार हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको पहली बात बहुत कूल रहना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में थोड़े एडवर्स सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुए थे। उन्होंने बताया कि 3 तास 20 मिनट का पेपर है,
लेकिन मुझे केवल 3 तास 5 मिनट मिले हैं। 15 मिनट पहले टीचर ने क्वेश्चन आंसर शीट ले लिया। तो आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर को और आंसर की को सॉरी OMR शीट को वो प्रिस्क्राइब टाइम पे ही लेते हैं। लेकिन कुछ सेंटर में, जैसे मेरे सेंटर में, उन्होंने बहुत जल्दी ले लिया। तो आपको जल्दी कंप्लीट करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए और क्वेश्चन पेपर पे न टिक करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि लास्ट में जो 3 पेपर हैं उन पे ही रेफर करना चाहिए। और तो आप अगर बिल्कुल कूल रहते हैं तो नीट बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सब आपने पढ़ लिया होगा, ये सब NCERT से ही आती है। कुछ न्यू मॉडल्स तो वेरी रेयरली आते हैं। तो आपको नीट आसान लगेगा अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की हो और आपने माइंड को कूल रख लिया हो। वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नीट में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी चेक की जाती है। नीट के लिए अगर आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको अपने तरह से सीखने का मौका मिलता है। कोचिंग में उनके तरह से सिखाते हैं जो अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ समझ नहीं पाए या आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी से आप समझ जाएंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ फोकस करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम के वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, इसका क्लैरिटी रहना चाहिए। और सेल्फ स्टडी के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 4 घंटे प्रति दिवस डेडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल रहा तो जब आपकी छुट्टियां रहती हैं, जैसे कि वीकेंड पे, तब सेल्फ स्टडी को पूरा दिवस डेडिकेट करना चाहिए। और मेरा टारगेट ये था कि मैं इस दिन इतने टॉपिक्स कंप्लीट करूं। ऐसा नहीं था कि प्रति दिवस मैं 7 तास या 8 तास ऐसा पढूं। मेरा टारगेट बेस था, मतलब इस दिन मुझे इतना कंप्लीट करना चाहिए, चाहे उसे कंप्लीट करने में 1 तास लगे या 2 तास लगे या 5 घंटे लगे, जो भी हो, इस दिन मुझे ये टॉपिक पूरी तरह से समझ जाना चाहिए, मुझे कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेरा एक टिप है कि आप गलतियों से ना डरें, क्योंकि गलतियाँ ज़रूरी है, क्योंकि आप गलतियों से समझ सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपको टेस्ट से नहीं डरना चाहिए, हर टेस्ट को फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म से देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट के बिना नीट का प्रिपरेशन पूरा अधूरा हो जाएगा। आपको नीट के लिए जितने हो सकते हैं उतने ही मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट से आपको 2 बातें समझ में आ जाएंगी। एक, वेयर यू स्टैंड, एंड दूसरी बात यह है कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, किस टॉपिक में स्ट्रांग हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आप जान सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप किस तरह की गलतियां करते हैं उन्हें दोबारा रिपीट ना करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप यही करते रहें, फियरलेसली टेस्ट देते रहें, तो आपको नीट में बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, लेकिन मेरे 2 साल पूरे ऑनलाइन क्लासेस ही चले, इसलिए टीचर्स और मेरे पीयर्स के साथ जो कनेक्ट था वो पूरा सोशल मीडिया पे ही था। मैं मेरे टीचर्स के साथ कनेक्ट करता था, वो सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करता था, सारे डाउट्स पूछता था और व्हाट्सएप के थ्रू मेरे सारे डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाते थे। और वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर कर दें और बाद के लिए न रखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ठीक से पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा, आपका मन क्लाउड हो जाएगा, आपको प्रोसीड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो सोशल मीडिया से दूर रहें, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तब ही दूर रहें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सारे सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था, क्योंकि ये चैटिंग के ऐप्स हैं। व्हाट्सएप का मेरा अकाउंट था और मैं व्हाट्सएप के थ्रू मेरे सारे टीचर्स और पीयर्स के साथ कनेक्ट करता था और स्टडीज़ के बारे में मैं डिस्कस करता था। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो आपके 2 साल हैं, इन 2 साल को आप जितने इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और आपके लास्ट 3 महीनों में थोड़ा ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। हालांकि आप पूरे 2 साल में टेस्ट देते आए हैं और इन दो सालों में आप ये समझ गए हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, वीक टॉपिक क्या है। तो फाइनल 3 महीने में आपको
मॉक टेस्ट देने चाहिए, जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट 3 मंथ्स में हर एक दिवस मॉक टेस्ट दिए और इसको इंटेंसिव प्रोग्राम कहा जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल था। अगर आप कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, किसी भी कारण से आप इंटरेस्टेड नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। और अब तो सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, बायोलॉजी तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से आता है और 2020 से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूरे एनसीईआरटी से आने लगे हैं। तो आप फर्स्ट एनसीईआरटी से बिल्कुल थरो हो जाइए, सब डायग्राम्स, सब टेबल्स और एवरी लाइन, फिजिक्स में भी सब लाइंस, सब सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपको थरो रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपको टाइम हो तो आप थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर सीख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एडवांस लेवल पे सीखा तो सब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए भी आप तैयार रहेंगे और एग्ज़ाम हॉल में कोई सरप्राइज़ या शॉक नहीं आएगा आपको, तो वो कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो मैं भी ऐसा ही किया करता था, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन मेरे आकाश के मटेरियल को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया करता था और इससे एनसीईआरटी के जो एम्बिग्यूअस लाइन रहते हैं या थोड़ी ग्रे एरियाज रहते हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से सीख पाया और फाइनली एनसीईआरटी भी मैं दूसरी पर्सपेक्टिव से देख पाया और ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहा। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के साथ पहले थरो होना चाहिए, वही फाउंडेशन है और इस साल 200 में से 200 प्रश्न एनसीईआरटी से ही आए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। सो फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स हैं और नीट देना चाहते हैं उनके लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। बिल्कुल डरिए, डरने की कोई बात नहीं है, नीट इज़ वेरी मच अ डूएबल एग्जाम एंड इफ़ यू प्रिपेयर वेल and if you stick to your goal, then everything is possible. All the best.